हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन। हमारी लास्ट वीडियो की जो सीरीज़ थी उसमें हमने बुक 1 डील किया, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। और अब हम शुरू करने जा रहे हैं सेकंड सीरीज़ ऑफ वीडियोस जिस पे हम बात करेंगे हमारी इंडियन पॉलिटिक्स सिंस इंडिपेंडेंस के बारे में, जो कि हमारी सेकंड बुक है पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 के सिलेबस पे। तो इंट्रोडक्शन में मैं आपको ये थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि इस बुक में बेसिकली हमारा जो सब्जेक्ट मैटर है वो इंडिया की पॉलिटिक्स है आफ्टर इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस, और वहाँ से लेकर आज तक किस तरह से 1947 में जब हम आज़ाद हुए वहाँ से लेकर आज तक हमारी पॉलिटिक्स किस तरह से शेप हुई, किस तरह से डेवलप हुई, क्या क्या उसमें चेंजेस आए, क्या हमारे पॉलिटिकल सिस्टम ने किस तरह से बिहेव किया, पॉलिटिकल पार्टीज़ किस तरह से ग्रो करी, क्या क्या डेवलपमेंट हुई, वो सब बातें जो हैं हम इस बुक में डिस्कस करते हैं और वो हमारा सिलेबस है। तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन इतना ही। अब बात करते हैं जो आपका पहला जो चैप्टर है। देखिए, जो पहला चैप्टर है आपका वो है चैलेंजेस टू नेशन बिल्डिंग या चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। देखिए, अगर हम इस चैप्टर की बात करें, शुरुआत करें, तो इमीडिएटली जब हम आज़ाद हुए 1947 में 15 अगस्त 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ, उसी वक्त इंडिया का पार्टीशन हो गया। ठीक है, दो नेशंस बने, इंडिया एंड पाकिस्तान। और जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो उस वक्त जवाहरलाल नेहरू, जो उस वक्त पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने एक स्पीच दी थी, जिसको बड़ी एक फेमस स्पीच है, जिसको हम ट्रिस्ट विद डेस्टिनी स्पीच बोलते हैं। ठीक है, वो स्पीच दी थी और हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, और इंडिया को किस तरह या क्या इंडिया का विजन होगा, किस तरह का हम नेशन बनाना चाहें, उसमें कुछ इसका ब्रीफ जो है वो रेफरेंस भी था। अब ये जो हमारी आज़ादी थी ना, ये आज़ादी नो डाउट आज़ादी बहुत बड़ी चीज़ थी, लेकिन इसी के लिए जिस तरह से ये आज़ादी आई वो काफ़ी पेनफुल था। जैसे हम जैसे ही आज़ाद हुए उसी तरह उसी वक्त हमारा पार्टीशन हो गया और जो कंट्री है उसको दो हिस्सों में बांट दिया गया। ठीक है, इंडियन पाकिस्तान। और इस पूरे पार्टीशन में बहुत ज़्यादा ब्लड शेड, बहुत ज़्यादा वायलेंस हुआ, बहुत ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी, बहुत ज़्यादा लोग अपने डिस्प्लेस हो गए। और एक ये बड़ा एक चैलेंज था। और दूसरी बात ये थी कि हमारा जो कल्चर है वो बहुत डाइवर्स है, बहुत सारे अलग अलग कल्चर्स, रिलीजन्स, एथनिक ग्रुप्स, ओरिजिन के लोग यहाँ रहते हैं, और पॉवर्टी बहुत ज़्यादा थी। तो ऐसे कई सारे चैलेंजेस थे हमारे देश में जब हम आज़ाद हुए, पर उसमें सबसे बड़ा प्रोमिनेंट और इमीडिएट था द वॉयलेंस ऑफ 1947 ऑफ द पार्टीशन। तो इस पार्टीशन के बावजूद हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उनका एक विजन था कि हिंदुस्तान को किस तरह का देश बनाना है। तो उसको लेकर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, और उन्होंने वो जो एक अपना दूरदर्शिता थी ना वो नहीं खोई। इतनी इतनी ज़्यादा वॉयलेंस और जद्दोजहद के बावजूद उन लोगों ने वो अपना विजन नहीं खोया कि किस तरह से वो इंडिया को बनाना चाहते हैं, एक डेमोक्रेटिक कंट्री जो कि डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पे बेस्ड हो। और ये फ़ोटो है जवाहरलाल नेहरू की, स्पीकिंग फ्रॉम द रेड फोर्ट ऑन 15 अगस्त 1947। फिर ये न्यूज़ क्लिपिंग है हिंदुस्तान टाइम्स की 15 अगस्त की, आई थिंक 19 अगस्त 1947, कि 200 साल का जो ब्रिटिश रूल था वो ख़त्म हो गया इंडिया में। ठीक है, अब जब हम आज़ाद हुए तो ऐसे तो मैंने बहुत सारे चैलेंजेस की बात की आपसे कि बहुत सारे चैलेंजेस थे, जिसमें पावर्टी था, डिस्क्रिमिनेशन था, और कम्युनल वायलेंस था, और इकोनॉमी की हालत ख़राब थे। ठीक है, तो ऐसे अनगिनत चैलेंजेस थे हमारे। और फिर और जिस तरह का एक्सपेरिमेंट हम करना चाहते थे उसको लेकर बड़ा चैलेंज था कि इलिटरेट थे हमारे यहाँ, ज़्यादातर पॉपुलेशन जो थी हिंदुस्तान की इलिटरेट थी। तो कैसे होगा? तो इसमें अगर हम ब्रीफ करें तो आपके बुक में 3 मेन चैलेंजेस की बात की जाती है कि जो मेजर जो चैलेंजेस थे, बहुत सारे चैलेंज थे, लेकिन उनमें जो मेजर चैलेंजेस थे वो 3 चैलेंज थे। और वो 3 चैलेंजेस कौन से थे? देखिए, सबसे पहला चैलेंज था, इमीडिएट चैलेंज वाज टू शेप द नेशन दैट वाज यूनाइटेड येट अकोमोडेटिव ऑफ द डाइवर्सिटीज इन द सोसाइटी। तो पहला चैलेंज यही था कि हमारा जो कंट्री हो वो कैसी हो, एक ऐसा नेशन बने जो एक यूनाइटेड हो, एक साथ यूनिटी से लोग रहते हो जहाँ पर, और जो हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी है इंडिया में उसको अकोमोडेट करता हो। मतलब ऐसा नहीं हो कि एक ही कल्चर या एक ही लैंग्वेज या एक ही रिलीजन डोमिनेट करे, बल्कि सब लोगों की जो डाइवर्सिटी है, जो ट्रेडिशंस हैं, वो भी अकोमोडेट हो सकें। ठीक है, एंड क्योंकि यहाँ पर हमारे यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग हैं, बहुत सारे अलग अलग कल्चर्स हैं, रिलीजन हैं। ठीक है, और इस वक्त ये भी था कि वाइडली ये बिलीव किया जाता था दैट कंट्रीज फुल ऑफ सच काइंड ऑफ डाइवर्सिटी कुड नॉट रिमेन टुगेदर,
कि इतनी जहाँ डाइवर्सिटी हो, ये देश ऐसा देश जो है वो एक साथ एक नेशन की तरह नहीं सर्वाइव कर पाएगा फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। देयर वाज सीरियस क्वेश्चन अबाउट द फ्यूचर ऑफ इंडिया, इसलिए लोग बड़े वरिड थे कि कितने दिन तक सर्वाइव करेगा इंडिया, कुछ पता नहीं है। क्या वो एक यूनाइटेड कंट्री रह सकेगा, और क्या जो हमारी नेशनल यूनिटी है वो किस कॉस्ट पे हमको मिलने वाली है। ये सब क्वेश्चन, बहुत सारे ऐसे सवाल थे कि यहाँ पर रीजन और सब रीजन्स में हमारी आइडेंटिटी है तो कि क्या उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, मेजॉरिटेरियनिज्म आ जाएगा, देयर वर सो मेनी क्वेश्चंस। तो पहला चैलेंज तो ये था। अब बात करते हैं दूसरे चैलेंज की। जो दूसरा चैलेंज था वो था एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। हमने ब्रिटिश रूल देख लिया था, उससे पहले हम मुगलों के गुलाम रहे, उससे पहले मोनार्की या राजा महाराजाओं का रूल होता था, ठीक है। लेकिन ये जो दौर था 20th सेंचुरी का, ये एक डेमोक्रेसी का दौर था, जिस इस पूरे सदी में पूरी दुनिया में डेमोक्रेसीज आई, और डेमोक्रेसी को ये मान लिया गया दिस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड। और इसीलिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, हमारे जो लीडर्स थे, उन लोगों ने इंडिया को आज़ादी के बाद एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाने की सोची। तो पर चैलेंज क्या था कि ज़्यादातर जो पॉपुलेशन थी, जहाँ जहाँ डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हुई, वहाँ वहाँ लोग पढ़े लिखे थे, उन लोगों को पता था कि किस तरह से डेमोक्रेसी बिहेव करती है और आपका क्या इंपॉर्टेंस होती है डेमोक्रेसी में, और आपके राइट टू वोट का क्या सिग्निफिकेंस है। लेकिन हमारी कंट्री में ज़्यादातर पॉपुलेशन इलिटरेट थी, तो वो लोग डेमोक्रेसी के साथ क्या वो भी सर्वाइव कर पाएंगे, क्या या डेमोक्रेसी ऐसी सिचुएशन में सर्वाइव कर पाएगी? दिस वाज अ बिग क्वेश्चन, और द सेकंड बिगेस्ट चैलेंज इन द कंट्री। हमने फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम यूज़ किया इलेक्शंस के लिए, और यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज दे दिया राइट फ्रॉम द डे वन, और एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाने की हमने अपनी कमिटमेंट शो की इन आर कॉन्स्टिट्यूशन। और हमने ये अपने प्रिएम्बल में भी हमारे ये रिफ्लेक्ट होता है कि हमने ये अपना प्रॉमिस को बड़ा स्ट्रेंथन किया कि हम इंडिया को एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाना चाहेंगे जहाँ पर इक्वालिटी, जस्टिस, लिबर्टी लोगों को मिले। थर्ड चैलेंज वाज द डेवलपमेंट एंड वेलबींग ऑफ द इंटायर सोसाइटी, की पूरी समाज का विकास हो, सबकी वेलफेयर हो, कोई रिच एंड पुअर ऐसा डिस्क्रिमिनेशन ना हो, या किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को बेनिफिट ना मिले, सब लोगों का। और सबसे ज़्यादा कमिटमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने दिखाई, जो हमारे डाउन ट्रोडन, बैकवर्ड, पुअर जो लोग थे, जिनको सोसाइटी ने पिछले समय में मार्जिन्स पे रखा हुआ था, उन लोगों का वेलफेयर इंश्योर करना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रायोरिटी रखा गया। और इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट के साथ साथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी इंक्लूड किए गए, जो कि आप क्लास 11 में पढ़ चुके हो, राइट। सो ये दीज वर द थ्री मेन चैलेंजेस। अब हाउ डिड इंडिया रिस्पॉन्ड टू दीज चैलेंजेस, वो हम आने वाली बुक्स के, इस बुक के आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। लेकिन जो पहला चैप्टर है वो पहले चैलेंज को डील करता है, जो हमने शुरू किया, यानी कि हमने किस तरह से, हमने जैसे पहले चैलेंज की हमने क्या बात करी थी कि हम इस कंट्री को कैसे यूनाइटेड रख सकते हैं, और किस तरह से हम जो हमारी डाइवर्सिटी है या डाइवर्स कल्चर्स हैं, रिलीजन्स हैं, लैंग्वेजेस हैं, उनको कैसे अकोमोडेट करते हैं, राइट। तो प्राइम ऑब्जेक्टिव हम इसमें इस चैप्टर में ही डील करने वाले हैं। आज हम इतनी ही बात करेंगे, अगले वीडियो में बात करते हैं पार्टीशन की। और तब तक अपना ख्याल रखें और कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू सो मच, टेक केयर।